हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन कीड़ा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज है 1 जुलाई। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1 जुलाई से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों कि इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट। ठीक है, ट्रॉपिक्स के अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आंसर देख लेते हैं इसका। इसका आंसर है 29 जून। ठीक है, 29 जून को यह दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं इसकी क्या है। डिटेल्स है कि इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स जो हर साल 29 जून को चिन्हित किया गया है, यानी कि मनाया जाता है। ठीक है, ट्रॉपिक्स पृथ्वी का एक क्षेत्र है जो कि कर्क और मकर राशि के त्रिपिटी के बीच में आता है। ठीक है, ये मतलब आप वो मत समझ लीजिएगा राशि से रिलेटेड। ठीक है, और इन्हें उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और उष्ण क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वो सूरज को रोशनी प्राप्त करते हैं जो कि अध्यक्ष प्रत्यक्ष है और आमतौर पर दिन के तापमान में थोड़ी मौसमी परिवर्तन के साथ गर्म और गीली होते हैं। ठीक है, वो महत्वपूर्ण है क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और संतुलन में मदद करते हैं। ठीक है दोस्तों, ट्रॉपिक्स के महत्व और उजागर करने के लिए असाधारण और आश्चर्यजनक विविधताओं की जन्म मनाने के लिए, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र को 29 जून को ट्रॉपिक्स अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो बेसिकली दोस्तों इन सब का जो डिटेल्स है, कंक्लूजन क्या है, ये ट्रॉपिक्स दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि इसकी वैल्यू क्या है, ताकि लोग जान सके और समझ सके। इस चीज के लिए यूनाइटेड नेशन जो है वो इस ट्रॉपिक्स दिवस को 29 जून को मनाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि व्हेन इज इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे सेलिब्रेटेड। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, डिटेल्स देख लेते हैं इसकी। इसका आंसर है 30 जून को। ठीक है, 30 जून को एस्ट्रॉइड डे जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, देख लेते हैं किस लिए मनाया जाता है कि 30 जून को अंतरराष्ट्रीय एस्ट्रॉइड दिवस जो है वो मनाया जाता है। यह दिन जो है एस्ट्रॉइड के खतरे के बारे में सार्वजनिक ज्ञान बढ़ाने को और जनता को संकटपूर्ण निकटी पृथ्वी वस्तु खतरे के मामले में दुनिया भर के लिए जाने वाले संकट संचारक कार्यों के बारे में बताने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि ये जो है ये डे इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को पता चल सके कि एस्ट्रॉइड क्या है और उससे हमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है। उस चीज के लिए लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस जो है मनाया जाता है। और वो मनाया कब जाता है, वो मनाया जाता है 30 जून को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं उपयोगी नोट्स की। तो अगर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय बाहरी अंतरिक्ष मामलों के लिए UNOOSA के निर्देशक कौन है, इसके निर्देशक है सीमेटी टी पोपी। ठीक है, ईपो। ठीक है, सॉरी ईपो, ईपो। ठीक है, ईपो नाम है इनका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ 600 मेगावाट के होलुंग पनबिजली परियोजना के विकास के लिए समझौता किया है। ठीक है, इंडिया हैज इनक्ड अ पैक्ट विद विच कंट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 600 मेगावाट। ये प्रोजेक्ट का नाम है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का नाम है, इसका नाम क्या है, कोलुंगुचु हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट। ठीक है, और ये किसके साथ भारत ने किया है, इसने किया है भूटान के साथ। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर है। डिटेल्स देख लेते हैं इसकी क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑप्शन जो ए है आपका वो सही आंसर है। ठीक है, इसकी डिटेल्स देख लेते हैं कि भारत और भूटान ने भूटान में 600 मेगावाट को, ठीक है, कोलुंगुच संयुक्त एंटरप्राइज पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है दोस्तों, भारत विदेशी मंत्री एस जयशंकर कौन है दोस्तों, एस जयशंकर ये है भारत के विदेश मंत्री हैं और उनके भूटानी समक्ष, ठीक है, टांडी दोरजा की उपस्थिति में भूटानी सरकार ने इस कोलुंग हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड के बीच परियोजना के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं उपयोगी नोट्स की। तो भूटान की राजधानी का नाम क्या है, थिम्पू। ठीक है, भूटान के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, लोटे टीसम। ठीक है, और भूटान की मुद्रा क्या है, भूटानी मुद्रा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत ने कितने चीनी मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, हाउ मच चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन बैंड बाय इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर है 15 है। ठीक है, 59 चाइनीज मोबाइल पे जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है बैन लगा दिया है। ठीक है, कंप्लीटली इसको प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर है। डिटेल्स देख लेते हैं इसकी क्या है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो है 59 ऐप में को है परमानेंटली बैन कर दिया गया है। और अगर आप देखना चाहेंगे 59 ऐप कौन है, तो मैंने यहाँ पे सारे ऐप जो है मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। इन ऐप में बड़े बड़े ऐप शामिल हैं, जैसे कि टिकटॉक हो गया, ठीक है, शेयरिट हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया। ऐसे बड़े बड़े ऐप्स भी शामिल है और इनको मिला करके पूरे के पूरे 59 ऐप्स जो है वो भारत सरकार ने बैन कर दिया, ठीक है। डिटेल्स देख लेते हैं क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने घोषणा की है कि वो 59 चीनी मोबाइल ऐप भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के पूर्णग्रह है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इस 59 ऐप्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किस लिए किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किस लिए किया है? वो इसलिए किया है क्योंकि भारत की जो ये जो ऐप्स ऐसे ऐप्स हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स आपसे मांगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा परमिशंस आपसे मांगते हैं, जिससे जो आपका डेटा जो है वो खतरे में रहता है। और इसी को लेकर के भारत ने औद्योगिक नियम के 69 ए के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रसंग परिवर्तन के साथ, ठीक है, इस पे बैन लगाया है। और इन सारे के सारे ऐप्स को, 59 ऐप्स को कल से ही, यानी कि बीता हुआ कल से ही प्ले स्टोर से कंप्लीटली रिमूव करने के लिए कहा गया है, मतलब इंडियन एक्सेस के लिए, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं उपयोगी नोट्स की। तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री कौन है? वो हमारे रविशंकर प्रसाद है। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? वो धोत्रो संजय सामराव, ठीक है दोस्तों। ये 59 एप्स का रिमूव करने का दोस्तों कुछ आप काफी दिनों से सुन भी रहे होंगे कि अब हर जगह ट्विटर पे हो गया या इंस्टाग्राम पे हो गया, फेसबुक पे हो गया, हर जगह क्या चल रहा है, बाइकआउट चाइना का नारा लगाया जा रहा है हर जगह पे ही। और उसी के तहत जो है गवर्नमेंट्स को काफी सारे कंप्लेंट्स मिले हैं कि इन सारे ऐप्स को लेकर के, जिसके तहत जो है गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और इन सभी ऐप्स को रिमूव कर दिया प्ले स्टोर से, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना को कब तक जो है विस्तृत किया है, मतलब कब तक बढ़ाने का फैसला लिया है? पीएम एक्सटेंड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक एक्सटेंड किया है, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों नवंबर, ठीक है, नवंबर तक है, एक्सटेंड कर दिया है इसको। ए इसका आंसर है ऑप्शन। डिटेल्स देख लेते हैं इसकी, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया इसका आंसर नवंबर है। डिटेल्स है कि भारत 1 जुलाई से अनलॉक दूसरे के चरण में प्रवेश करेगा। और ये सब कब हुआ? ये जो कल सेकंड, कल यानी कि सॉरी 30 जून के दिन पीएम मोदी ने एड्रेस को जो करीब 4 बजे जो है सबको सारे लोगों के सामने आके बात की थी। और ये जो बात था, ये जो है अगर आपको डिटेल्स देखा जाए तो ये 6वीं बार हुआ है। कब से? जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ तब से ये 6वीं बार ऐसा था कि पीएम मोदी जो थे वो आकर के देश के सामने आकर के उन्होंने अपनी सारी बातें वो सामने रखा है, ठीक है दोस्तों। तो डिटेल देख लेते हैं प्रधानमंत्री द्वारा जो प्रमुख घोषणाएं हैं वो क्या क्या थी, वो देख लेते हैं। जो पहली थी कि प्रधानमंत्री आवास कल्याण अन्न योजना को नवंबर के अंत तक बढ़ा करके 90,000 करोड़ रुपए से अधिक का विस्तार जो है वो किया जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट था कि दिवाली और छठ पूजा तक 80 से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज, 80 मतलब कि 80 करोड़, ठीक है, 80 का मतलब है यहाँ पे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज जो है वो मिलने का प्रावधान रखा है उन्होंने। तीसरा पॉइंट था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 20 करोड़ खातों में 31,000 करोड़ उनके जनधन खातों में प्राप्त होगा, क्या यानी 31,000 करोड़ रुपए तक जनधन खातों में उन्हें दिया जाएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट उन्होंने कहा था कि पीएम ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वो स्थानीय लोगों को वोकल और संकल्प लें और समाज और देश की भलाई के लिए काम करें, ठीक है दोस्तों। पांचवा पॉइंट उन्होंने कहा था कि पूरे भारत में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू किया जाएगा, ठीक है। जैसे ये इसका हालांकि अनाउंसमेंट बहुत पहले ही कर दिया गया था, वन नेशन और वन राशन कार्ड, ठीक है। इसका आंसर जो है बहुत ही पहले इसकी घोषणा कर दी गई थी, लेकिन इसके लिए भी प्रधानमंत्री ने कल अपनी घोषणा में इसका फिर से दोबारा ऐलान किया है। और यह उन लोगों को विशेष रूप से लाभान्वित करेगा जिनको अन्य राज्य में काम के लिए खोजने के मूल स्थान पर राज्य को छोड़ देते हैं, ठीक है। मतलब ये बेसिकली उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है वन नेशन वन राशन कार्ड। जैसे कि प्रवासी मजदूर हो गए जो किसी काम के लिए अपने किसी दूसरे राज्य में गए होते हैं, बट किसी वजह से उनको वापस लौटना पड़ता है अनाज ना मिलने की वजह से, तो वहां पे जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के सरकार ने कुमाऊं में भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट लाइकेन पार्क इन कुमाऊं। वैसे कुमाऊं से तो आप इसका आंसर समझ ही चुके होंगे कि इसका आंसर है उत्तराखंड, ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड में ही हमें क्या मिलता है, कुमाऊं और
गढ़वाल, ठीक है, ये उत्तराखंड में ही है। तो इसका आंसर दोस्तों ए। डिटेल्स देख लेते हैं इसकी। तो जैसे मैंने बताया आपको, उत्तराखंड इसका सही आंसर है। ये जो है वे लाइकन के पौधे हैं, और ये होता क्या है इसकी डिटेल्स देख लेते हैं कि उत्तराखंड वन विभाग ने कुमाऊं के मुनस्यारी पिथौरागढ़ जिले में भारत का पहला लाइगन पार्क जो है बनाया है। लाइगन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजाति है, क्योंकि ये प्रदूषण के स्तर को सर्वश्रेष्ठ जब एंटर करता है, मतलब सबसे से कम करता है, ठीक है, कम करता है। परियोजना का उद्देश्य बताएं कि विभिन्न लाइगन प्रजातियों के वितरण, उनके आवास, उनके रूपात्मक और शारीरिक पहलू सर्वेक्षण और साहित्य की समीक्षा, प्रजातियों के स्थापन, मानव जाति और जलवायु कारक सहित उनके आवास के लिए वर्तमान खतरों का अध्ययन करना, उपयुक्त संरक्षण रणनीतियों के आना। ठीक है, तो बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ का मतलब यही है, जो ये हमारा लाइकन पौधा है, इसकी महत्वपूर्ण क्या क्या चीजें हैं। ये बेसिकली एक तरीके से एक स्पीसीज है दोस्तों, एक तरीके से मसाले का प्रकार होता है जिसको हम यूज भी करते हैं, और जो आपको खाने को भी मिलता होगा, खासकर तब जब आप बहुत ही फेमस हैदराबादी बिरयानी आप खाते हैं, तो वहां पे फ्लेवर के लिए भी जो है वो इस स्पीसीज का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसी के लिए जो पार्क उत्तराखंड में लगाया गया है, जो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करता है हमारे इन्वायरमेंट में के लिए भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगले प्रश्न पढ़ने से पहले जो बात हुई थी उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। ये जो रेड हाईलाइटेड एरिया है मैप में, ये हमारा उत्तराखंड है। यहाँ की राजधानी है देहरादून, मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र रावत, राज्यपाल है बीबी रानी मौर्य, लोकसभा की सीट है 5, राज्यसभा की सीट है 3, विधानसभा की सीट है 71। ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, और प्रमुख बांध जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, टिहरी बांध जो कि भागीरथ नदी पर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है। द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन। तो इसका आंसर दोस्तों मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन सी। डिटेल्स देख लेते हैं इसकी। तो जैसा मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश इसका सही आंसर है। इन्होंने क्या लॉन्च किया है, हमारा घर हमारा विद्यालय। ठीक है, ये कैंपेन जो है इन्होंने लॉन्च किया है। डिटेल्स क्या है, मध्य प्रदेश ने 6 जुलाई से राज्य के घरों में स्कूल की घंटी बजने लगेगी और बच्चे पढ़ेंगे, योग करेंगे, कहानियां सुनेंगे और उनके पर नोट्स भी बनाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली लॉकडाउन की वजह से, जो कि लॉकडाउन हुआ है किसकी वजह से, कोविड-19 की वजह से, और इस वजह से जो भी बच्चों को पढ़ाई में नुकसान हो रहा है, उस नुकसान की पूर्ति के लिए जो है ये कैंपेन जो शुरू किया गया है। कोरोना संकट के दौरान छात्रों और एकेडमिक नियमितता बनाए रखने के लिए राज्य सरकार शिक्षा केंद्र हमारे घर विश्वविद्यालय का अर्थ है कि माई स्कूल लैंग्वेज योजना, जिसके बच्चों का स्कूल जैसे माहौलों पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, यह अभियान शुरू इसलिए किया गया है, जो कोविड-19 की वजह से जिन छात्रों को पढ़ाई में नुकसान हो रहा है, जिन छात्रों का मतलब ये पूरे ही छात्रों को पढ़ाई में नुकसान हो रहा है, उसकी पूर्ति के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, डिटेल्स देख लेते हैं एक बार मध्य प्रदेश की। बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश हमारे मैप में ये रेड हाईलाइटेड एरिया मध्य प्रदेश का है। इसका गठन हुआ था सन 1956 को। इसकी राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री इसके शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है इसके लालजी टंडन। लोकसभा की सीटें हैं 29, राज्यसभा की सीटें 11 और विधानसभा की सीटें हैं 230। ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं। और प्रमुख बांधों की बात करें तो इंदिरा सागर बांध जो नर्मदा नदी पर स्थित है, और गांधी सागर बांध जो कि चंबल नदी पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे ऐतिहासिक जीत का मालवी के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज स्वॉर्न इन एज मालवी प्रेसिडेंट आफ्टर हिस्टोरिक विन। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर है। डिटेल्स देख लेते हैं क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑप्शन ए सही आंसर है। लैजरस चकवेरा इसका नाम है। लैजरस चकवेरा मलावी के नए राष्ट्रपति बने हैं। उन्हें 58.57 मतों के साथ पीटर मुथारिका को हराया है। ठीक है, मुथारिका के लिए 1.75 मिलियन जो है वोट पर दिए गए थे, जबकि चकवेरा को मिले थे 2.6 मिलियन वोट, और उसी के साथ वो जीत गए। ठीक है, तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, ये जो है यही है लाजर। ठीक है, लाजर चकवेरा। बात करते हैं दोस्तों उपयोगी नोट्स की, तो मलावी की राजधानी लिलोंगे, और मलावी की मुद्रा क्या है, मलाविन। ठीक है, क्वाचा। ये इसके मैप में इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये मलावी जो है वो ईस्ट साउथ अफ्रीका का एक छोटा सा कंट्री है। अगर आप मैप में देख पा रहे हो, तो ये जो एरिया है दोस्तों,
ये जो है ये मलावी का है। हालांकि ये जो पूरा मैप है ये पूरा साउथ अफ्रीका का मैप है, इसमें मैंने छोटा सा पार्ट आपको दिखाया है, और ये जो छोटा सा जगह है ये है मलावी का जगह, ये जो हाईलाइटेड जगह है ये है मलावी। ठीक है दोस्तों, जो कहाँ पे स्थित है, ईस्ट अफ्रीका में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से किस गायक ने मिशेल ओबामा से बीटी मानवतावादी पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगर हैज रिसीव्ड विथ बीईटी, ठीक है, बीईटी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फ्रॉम माइकल ओबामा। ठीक है, माइकल ओबामा कौन है, ये थी फॉर्मर फर्स्ट लेडी। ठीक है, फॉर्मर फर्स्ट लेडी का मतलब क्या होता है, जो कि प्रेसिडेंट की वाइफ होती है। ठीक है दोस्तों, प्रेसिडेंट की जो वाइफ होती है उन्हें हम फर्स्ट लेडी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए बियॉन्स। डिटेल्स देख लेते हैं। जैसा मैंने बताया बियॉन्स, तो बियॉन्स को प्रतिष्ठित बीईटी मानवतावादी पुरस्कार जो है मिला है पूर्व महिला मिशेल ओबामा, जैसे कि मैंने आपको बताया फॉर्मर फर्स्ट लेडी, जिन्होंने अपने लेट मूव पर काम किया और व्हाइट हाउस में अपने समय के दौरान बियॉन्से के साथ अभियान वर्चुअल बीईटी अवार्ड्स के दौरान एक पूर्व टिक किए गए भाषण और उनके सभी धर्मार्थ प्रयासों के लिए संगीत स्टार को सम्मानित किया है। ठीक है दोस्तों, तो और डिटेल्स देख लेते हैं कि बियॉन्से की बे गुड पहल के माध्यम से उनको परोपकार कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है, जिसमें 2017 में तूफान हार्वे की तबाही के लिए ह्यूस्टन के उनके गृहनगर की मदद करने के लिए वर्तमान कोरोना वायरस महामारी के दौरान शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, और बीटी अवार्ड्स जो मनोरंजन और खेल में ब्लैक उत्कृष्ट का सम्मान करता है। ठीक है, तो बेसिकली बीईटी अवार्ड है कौन सा जी, ये बीईटी अवार्ड स्पेशली ब्लैक लोगों के लिए है, उनको सम्मान, ब्लैक होने के अश्वेत लोगों के लिए उनके सम्मान के लिए अवार्ड को जो है रखा जाता है। और ये जो आप तस्वीरें देख पा रही है, ये देख पा रहे हैं, ये है बियॉन्से, जिन्हें मिला है बीईटी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ठीक है, और ये क्यों मिला है, क्योंकि इन्होंने जो 2017 में आए तूफानों में लोगों का मदद किया है अपने BEY GWT गुड। ठीक है, ये एक एनजीओ की तरह है, इसके थ्रू जो इन्होंने मदद किया है, इसी के लिए, इसी परोपकार के लिए इन्हें जो है ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय आईसीसी एलिट पैनल में प्रवेश करने वाला सबसे कम उम्र वाला अंपायर बना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन हैज बिकम द यंगेस्ट अंपायर टू एंटर आईसीसी एलाइट पैनल, ठीक है, सॉरी एलिट पैनल। इसका आंसर है नितिन मेनन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया नितिन मेनन, तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, ये नितिन मेनन है, आपको इन्होंने आप कई बार देखा भी होगा आपने इनको आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के मैच में, या कह लो आईपीएल के मैचेस में, या कोई भी लीग्स होगा उसमें आपने इनको देखा जरूर होगा। ठीक है, भारत के नितिन मेनन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायर के एलिट पैनल के सबसे कम उम्र का सदस्य जो है वो बन गए हैं, जिन्होंने वार्षिक समीक्षा के बाद आगामी 2020-2021 के सत्र के लिए इंग्लैंड के नीगेल लोक प्रतिस्थापित किया है। ठीक है दोस्तों, उन्हें 3 टेस्ट, 24 एक दिवसीय और 16 T20, ठीक है, T20 में कार्य किया है। ठीक है, और पूर्व कप्तान श्रीनिवास वेंकटराघवन और संदुरम रवि के साथ प्रतिष्ठित समूह में भारत की ओर से ये तीसरा स्थान जो है उन्हें मिला है। इंग्लैंड का माइकल गफ 40 मेनन के उत्थान से पहले वर्तमान पैनल में सबसे कम उम्र के थे। ठीक है, तो अगर बात करें नितिन मेनन की से पहले की, तो जो हमारे थे नितिन मेनन से पहले वो थे इंग्लैंड के माइकल गफ, जिनकी उम्र थी 40 साल, वो सबसे पहले कम उम्र के थे। अब जो कम उम्र के कौन बन गए, वो बन गए नितिन मेनन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कि महाराष्ट्र द्वारा शुरू की गई परियोजना का नाम, जिसके तहत कोविड-19 रोगियों के लिए एक प्लाज्मा थेरेपी शुरू करेगी। ठीक है, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट लॉन्च बाय महाराष्ट्र अंडर विच इट विल स्टार्ट अ प्लाज्मा थेरेपी फॉर कोविड-19 पेशेंट। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए प्रोजेक्ट प्लैटिना। ठीक है, क्या इसका आंसर, प्रोजेक्ट प्लैटिना। ठीक है दोस्तों, डिटेल्स देख लेते हैं इसकी क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट प्लैटिना इसका आंसर है। डिटेल्स इसकी, महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण जो है वो शुरू कर दिया है। और कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो कि दीक्षित प्लाज्मा थेरेपी पर व्यापक परीक्षण जो है वो करेगा। ठीक है, और श्री ठाकुर ने कहा है कि प्लाज्मा जो है वो एक तरीके से एक देखा जाए तो एक यूजफुल थेरेपी है, किसके लिए, कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। ठीक है, और इसीलिए जो है ये परीक्षण जो है वो शुरू करेंगे।
उन्होंने कहा है कि पहले प्लाज्मा थेरेपी का परीक्षण इस साल अप्रैल में किया गया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो है कब किया गया था प्लाज्मा थेरेपी का परीक्षण, वो किया गया था अप्रैल में, जिसके बाद केंद्र और परीक्षण करने के लिए अनुमति मांगी गई थी। ठीक है, जिसका केंद्र से यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से इसको और आगे बढ़ाने के लिए जो है परमिशन मांगी गई थी। ठीक है, और मुख्यमंत्री ने कहा, ने यह भी कहा कि राज्य के दौरे करने के लिए केंद्रीय टीम की राज्य सरकार द्वारा कोविड युक्त उपयुक्तों की सराहना की है। ठीक है, उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि केंद्र के 73 केंद्रों पर दीक्षांत प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण करने के लिए अनुमति जो है वो सरकार ने दे दी है, लेकिन अब तक यह केवल 17 केंद्रों पर किया जाएगा। उन्हें आगे की के एक व्यक्ति जो कोरोना वायरस संक्रमण से उबर चुका है वह www.plasmayoddha.in पर अपनी पंजीकरण कर सकते हैं और प्लाज्मा दान करने की इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली आपको दो चीज समझना पड़ेगा यहाँ पे। पहला जो है कि ये प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है। ठीक है, प्लाज्मा थेरेपी देसी की तरह एक थेरेपी है जो केवल वही लोग कर सकते हैं जो हाल ही में कोविड 19 से ठीक हो चुके हो, मतलब जिन्हें पहले कोविड 19 हुआ हो और वो अभी जो है वो एकदम ठीक हो चुके हो, वही जो है इस प्लाज्मा थेरेपी में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, और ये होता क्यों है, ये इसलिए होता है क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी बेसिकली एक इफेक्टिव वे माना गया है किसके लिए, कोविड 19 का इलाज करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको पता ही है, मुंबई जो है मतलब महाराष्ट्र जो है वो पूरे भारत में अभी तक के सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस में नंबर 1 पे है। इसीलिए जो है वहाँ के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी ने इस फैसले का निर्णय लिया है। ठीक है दोस्तों, अब बात हुई महाराष्ट्र की, तो एक बार डिटेल डिस्कस कर लेते हैं महाराष्ट्र का। तो ये जो रेड हाईलाइटेड एरिया है ये महाराष्ट्र है। बात करते हैं, राजधानी इसकी मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, भगत सिंह कोश्यारी जो है वो राज्यपाल है। लोकसभा की सीटें 48, राज्यसभा की सीटें 19, विधानसभा की सीटें 288, विधान परिषद सीटें 178। ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि महाराष्ट्र में स्थित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने मानव नैदानिक परीक्षण के लिए DCGI अनुमोदन के साथ भारत का पहला कोविड 19 वैक्सीन उम्मीदवार कोवैक्सीन की घोषणा की हुई है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज अनाउंस्ड इंडियाज फर्स्ट कोविड 19 वैक्सीन कैंडिडेट, जिसका नाम है क्या, कोवैक्सीन विद DCGI अप्रूवल फॉर ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल। ठीक है, तो इसका आंसर है भारत बायोटेक। भारत बायोटेक यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं इसकी क्या है। जैसे मैंने आपको बताया भारत बायोटेक इसका सही आंसर है। डिटेल्स है इसका कि हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने घोषणा की है कि उसने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR, ठीक है, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरलॉजी यानी कि NIV, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरलॉजी के सहयोग से कोविड 19 के लिए भारत के पहला वैक्सीन उम्मीदवार, ठीक है, कोवैक्सीन की सफलतापूर्वक जो है विकास किया है। तो बेसिकली भारत बायोटेक ने ये कहा है कि इन्होंने फर्स्ट वैक्सीन कोविड 19 के लिए बना लिया है और वो ह्यूमन ट्रायल जो है वो उन्होंने सक्सेस भी कर लिया है। और अब वो जो है वो अपने फेजेस को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन ट्रायल होता है दोस्तों वो कई फेजेस में होता है, जैसे कि फेज 1 हो गया, फेज 2 हो गया, फेज 3 हो गया। इन फेजेस में होता है, जिस फेजेस में वो अलग अलग सिम्टम्स के लोगों को, अलग अलग सिम्टम्स के मरीजों को लेते हैं और उन्हें ठीक करते हैं। ठीक है, इंजेक्ट करके ठीक करते हैं इस पर्टिकुलर या किसी भी पर्टिकुलर वैक्सीन से। ठीक है, तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, CDSCO, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सुरक्षा और परीक्षा प्रतिकारियों का प्रदर्शन करते हुए कंपनी द्वारा प्रतिकूल अध्ययनों से उत्पन्न परिणाम प्रस्तुत करते के बाद चरण 1 और चरण 2, जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, फेज 1 फेज 2 मानव नैदानिक परीक्षण शुरू करने की जो अनुमति दे दी है। ठीक है, मानव नैदानिक परीक्षण जुलाई 2020 में पूरे भारत में शुरू होने वाला है, मतलब जुलाई 2020 से ये जो परीक्षण पूरे भारत में शुरू किया जाएगा। ठीक है, SARS सारस कोविड 2 तनाव NIV पुणे में अलग कर दिया है और भारत बायोटेक स्थित स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक है, अगला डिटेल्स है इसका कि भारत में बायोटेक का ट्रैक रिकॉर्ड विकासशील सेल संस्कृति मंच प्रौद्योगिकी व पोलियो, रेबीज, ठीक है, रोटा वायरस, जापानी एंसेफ्लाइटिस, ठीक है, चिकनगुनिया और जीके के लिए कई टीके में संबंधित है। तो बेसिकली क्या है, भारत बायोटेक जो है वो कई सारे बीमारियों का टीका बनाता है और वो बीमारियों का एक छोटा सा लिस्ट हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है और वो सफल भी रहे हैं हर एक बीमारी में। और उसी की तरह भारत बायोटेक ने इस बार कोरोना वायरस के लिए जो है ये टीका बनाया है, वैक्सीन तैयार की है, जिसे ICMR और NIV, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और
नेशनल एनआईवी का मैंने आपको फॉर्म बताया था कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, दोनों ने ही जो है इसकी अनुमति उसे दे दी है। और इस ह्यूमन ट्रायल का जो फेज 1 और फेज 2 दोनों ही चरण जो है वो टेस्ट कर लिया गया है। और जुलाई 2020 से, ठीक है, जुलाई 2020 से ये पूरे भारत में टेस्ट करने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, हमारी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिल सके, ठीक है। तो ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से आप जा करके कोई भी रीडिंग मटेरियल या करंट अफेयर हिंदी में इंग्लिश में ये सब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फेसबुक का पेज है दोस्तों, यहाँ पे हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करते हैं। आप जरूर जाके इसे लाइक करिएगा, ताकि आपको महत्वपूर्ण एग्जामों के लिए ये आपको सफल बनाए, ठीक है दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।